बहुत सारे विद्यार्थी नाबार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नाबार्ड ग्रेड ए में राजभाषा के पोस्ट आएंगे और वो उसके फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन नाबार्ड में इस बार बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी तो आई है, लेकिन राजभाषा ग्रेड ए राजभाषा की वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने IBPS SO राजभाषा का फॉर्म भरा है, उनको अपनी तैयारी तेज कर देनी चाहिए। और ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले प्री परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, या जीए का जो क्वेश्चन आते हैं जीए के, उन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि प्री परीक्षा अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, आपने प्री परीक्षा क्लियर नहीं किया, तो आप मेंस में या मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो प्री परीक्षा को बहुत हल्के से लेते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तो अगर आप सेक्शनल कट ऑफ में भी रह गए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर जो आएंगे कुल मिलाकर वो भी बर्बाद जाएंगे। तो आपको इस प्री परीक्षा में सही स्ट्रेटजी के साथ इन सब विषयों की तैयारी करनी चाहिए। और IBPS SO में जो मुख्य परीक्षा है, आप जानते हैं कि जो 45 प्रश्न आते हैं वो वैकल्पिक रूप से पूछे जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी होता है कि आपको शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शब्दावली के प्रश्न वहां पर आते हैं। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी पर्याय पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द का कौन सा सही पर्याय हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। तो आपको अपनी पकड़ बहुत मजबूत रखनी चाहिए शब्दावली में, जैसे बैंकिंग शब्दावली है। इसके लिए आप RBI डिक्शनरी, सरल शब्दावली डिक्शनरी या फिर नाबार्ड डिक्शनरी के द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक दिन में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द उसमें होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं वहां पर, तो आप देख के घबरा सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको छोटे छोटे पोर्शन बनाने चाहिए, यानी रेगुलर बेस पर। जैसे दिसंबर में इसकी जो प्री परीक्षा है, तो अगर अभी से आप शब्दों को ध्यान देंगे, शब्दों को याद करेंगे, तो आपके दिसंबर तक शब्दावली बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। और मुख्य परीक्षा जो इसकी मेंस की एग्जाम है वो जनवरी में है, और जनवरी तक आपके लिए और भी शब्द आपके स्ट्रांग हो गए, जिससे आप मुख्य परीक्षा में भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावली के प्रश्नों को देखेंगे। ये शब्दावली बैंकिंग शब्दावली है, जो कि RBI डिक्शनरी से बनाई गई है। और इन शब्दों में जो शब्द आपको नहीं आते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं, 2-4 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे अगर प्रश्न आपके एग्जाम में इससे आते हैं तो आप आसानी से उसका सही उत्तर दे सकें। क्योंकि परीक्षा में आप बैंकिंग शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सामान्य अर्थ जो हम लगाते हैं किसी शब्द का, वो उसका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपका बैंकिंग एग्जाम है, तो हो सकता है कि उसकी बैंकिंग शब्दावली के अनुसार ही उसका उत्तर सही माना जाए। तो उसका सही उत्तर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको सीखना जरूरी है। अब एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है कि निम्नलिखित विकल्प में से निवल उपज का कौन सा पर्याय है। तो हिंदी का शब्द है, अब इसको इंग्लिश में आपका इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका पर्याय क्या होगा वो आपको बताना है। तो इन 4 विकल्प में से नेट इशू, नेट इल्ड, न्यूट्रल मनी या फिर निकल कॉइन, इन सब में से निवल उपज का अर्थ क्या होता है, यानी इसका अंग्रेजी में पर्याय क्या होता है, वो आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका खुद आंसर दीजिए, और इसके बाद सही उत्तर से मिलान कर लीजिए और देखिए कि ये जो प्रश्न है उनमें से आप कितने शब्दों का अर्थ आपको पता है। इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा, और आप आगे की तैयारी भी उसी तरीके से कर सकते हैं। तो निवल उपज की बात करें तो निवल उपज का जो सही अर्थ होगा वो होगा यहाँ पर नेट यील्ड। अब बाकी के जो शब्द हैं, जैसे कि नेट इशू है, न्यूट्रल मनी है या निकल कॉइन है, उन सब का अर्थ भी जानना जरूरी है। तो नेट इशू मतलब निवल निर्गम है, न्यूट्रल मनी का मतलब तटस्थ मुद्रा होती है, और निकल कॉइन का मतलब होता है निकल का सिक्का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्प में से अपग्रेड, अब यहाँ पर एक अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ है और आपको पर्याय हिंदी में बताना है। तो अपग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड बढ़ाना। इसका उत्तर जो होगा वो होगा तीसरा। अब पहले में लिखा है मान्य ठहराना, और दूसरा विकल्प है बनाए रखना। तो इन दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब मान्य ठहराना या फिर बनाए रखना।
तो इसका सही उत्तर इस प्रश्न का होगा तीसरा विकल्प, ग्रेड बढ़ाना। इसके बाद अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैट का कौन सा पर्याय है। तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है, तो इन चार विकल्प में से इसका सही उत्तर आपको छांटना है। जैसे पहला विकल्प है शब्दशः, दूसरा है लेखा मूल्य, तीसरा है मूल्यांकन कर्ता, चौथा है नोटों की गड्डी। तो चौथा जो इसमें लिखा हुआ है नोटों की गड्डी, वो इसका सही उत्तर होगा। तो पहले, दूसरे और तीसरे शब्द जो हैं उनके भी पर्याय इस प्रकार से होंगे। जैसे वर्बेटिम शब्द जो है वो शब्दशः के लिए होगा, वैल्यूअर जो है वो मूल्यांकनकर्ता के लिए है, और वैल्यू इन अकाउंट जो लिखा हुआ है वो है लेखा मूल्य। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि वे बिल का कौन सा पर्याय नहीं है, यानी इन चार में से जो इसका अर्थ नहीं है उसे बताना है। तो वे बिल का मतलब रवन्ना भी होता है, मार्ग पत्रक भी होता है, और यात्रा विवरणी भी होता है। लेकिन जो चौथा विकल्प में लिखा है जलमार्ग, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। जलमार्ग का जो सही अर्थ होगा या अंग्रेजी पर्याय होगा वो होता है वाटर वेज। तो वे बिल के तीन अर्थ हो सकते हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। आपको सही अर्थ की पहचान करना चाहिए। अगला है नेचर मेड गुड्स का कौन सा पर्याय है। अब नेचर है तो आप देख सकते हैं कि नेचर यानी प्रकृति से संबंधित है, मेड गुड्स तो इनमें से कौन सा शब्द होगा। नैसर्गिक का भी मतलब होता है यहाँ पर प्राकृतिक, लेकिन यहाँ पर लिखा है श्रम ह्रास, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प जो लिखा है प्राकृतिक वस्तुएं, क्योंकि नेचर मेड गुड्स, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। अब देशीयकरण का मतलब क्या होता है, नेचुरलाइजेशन, और सामान्य छीजन या फिर नैसर्गिक श्रम ह्रास जो लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल वेस्टेज। तो इस तरीके से ये चार शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और यदि IBPS SO राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और इस बार आपने फॉर्म भरा है और ऑनलाइन तैयारी इसकी करना चाहते हैं, तो आप iExamB के साथ भी कर सकते हैं। iExamB के साथ जुड़ने पर आपको इस टाइम पर फ्लैट 45% की छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा IBPS 45। और लास्ट ईयर IBPS SO 2022-23 का जो रिजल्ट आया था उसमें iExamB के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं वो भी iExamB के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप इनकी सही स्ट्रेटजी क्या इन्होंने अपनाई थी उसको भी सुनकर आप अपनी स्ट्रेटजी को भी सही ढंग से बना सकते हैं। किस तरीके से इन लोगों ने मेहनत किया, कम समय में भी इन्होंने मुकाम हासिल किया अपनी सफलता का, वो भी आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आपको इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028, या फिर हमें मेल लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सके।